सियासी रूप से यूपी के बाद देश का सबसे एक्टिव सूबा है बिहार, जिसने बिहार की सियासत को समझ लिया। समझिए कि उसने हिंदुस्तान की सियासत की नब्ज पकड़ ली। बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि बिहार उनकी समझ में नहीं आता। आज हम ओपिनियन पोल के जरिए बिहार की हवा आपको समझाएंगे। 5 साल पहले बिहार पूरी तरह भगवा भगवा था। 40 में से 39 सीटों पर एनडीए जीता था। नीतीश कुमार के वापस एनडीए में जाने के बाद हालात फिर से वही हो गए हैं। बीजेपी इस बार परफेक्ट 40 का दावा कर रही है। बिहार में ऑपोजिशन में हीरो हैं तेजस्वी यादव, सपोर्टिंग रोल में है राहुल गांधी और बैकअप दे रहे हैं सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य। ये तीनों नेताओं की जो तिकड़ी है, क्या ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कंबाइंड फोर्स को चैलेंज दे पाएगी? बिहार की 40 सीटों को हमने 4 रीजन में बांटा है: नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर। ओपिनियन पोल की शुरुआत हम नॉर्थ बिहार के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर बिहार की 6 सीटों पर आखिर क्या होने वाला है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो इन 6 सीटों पर कमल खिलेगा या गठबंधन मजबूती के साथ ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं पहले इन 6 सीटों की और आपके सामने रखते हैं ओपिनियन पोल के सबसे ताजे आंकड़े, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बिहार में आखिर किसकी बहार है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आए हैं तो इससे एनडीए मजबूत हुआ है या इससे कोई नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात उत्तर बिहार। ये 40 सीटें आपके सामने एक एक करके खुलना शुरू होंगी। मैं पहली 6 सीटें खोल रहा हूं आपके सामने। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का। इन सीटों के बारे में आपको बता दें, वाल्मीकि नगर 19 में बीजेपी जीती थी। ये बीजेपी ने जेडीयू को सीट दी थी और जेडीयू के वैद्यनाथ महतो ने कांग्रेस पार्टी को 3.5 लाख के वोटर से हरा करके यह सीट निकाली थी। बिल्कुल, देखिए, आप पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण को अब भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं। अभी यहाँ पर संजय जायसवाल हैं जो कि चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले उनके पिता चुनाव जीतते रहे थे। इसलिए पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल समझा जाता है और ऐसा ही फिलहाल नजर भी आ रहा है। ये 6 की 6 सीटें इस बार बीजेपी के पास, एनडीए के पास जा रही हैं। पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करेंगे तो ये सीट भी बीजेपी के लिए पहले से ज्यादा सेफ अब हो गई है। 2019 में राधा मोहन सिंह वो यहां से चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर आरएलएसपी का कैंडिडेट था और जैसा हमने आपको बताया कि आरएलएसपी भी अब एनडीए में आ गई है। तो यहां पर नंबर 1, नंबर 2 दोनों एनडीए में आ गए हैं। यह सीट भी इस बार बीजेपी निकाल सकती है। बिल्कुल, देखिए, शिवहर की अगर आप बात करेंगे तो शिवहर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यानी कि एनडीए जीत सकता है। शिवहर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आनंद मोहन का इलाका रहा है। 2 बार वो यहां से सांसद रहे हैं और देखिए कैसे नीतीश कुमार ने तमाम नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकलवाया था, जेल से बाहर निकलवाया था। काफी चर्चा उनकी हुई थी। इस बार ये माना जा रहा है कि उनका प्रभाव इस सीट पर देखने को मिल सकता है। ये सीट फिलहाल एनडीए के खाते में जा सकती है। आप कुछ बोल रहे हैं? उनके साथ है। हाँ, उनके बेटे आनंद मोहन के बेटे जो अभी जब फ्लोर टेस्ट हुआ था नीतीश कुमार का, उसमें वो आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आ गए, चेतन आनंद। अब चेतन आनंद आ गए तो पिता भी आएंगे। हाँ, पिता आ गए तो वो मतलब मजबूत सीट हो गई। तो वही इसलिए सीट वहां पर आपको क्लियर दिख रही है। सीतामढ़ी, माता सीता का जन्म स्थान, और 19 में सीट बंटवारे में सीट जेडीयू के पास थी। जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने, यह नाम भी अक्सर सुना है हमने बिहार की राजनीति में, इन्होंने अर्जुन राय आरजेडी से थे, उनको 2.5 लाख वोट से हराया था। सीतामढ़ी एक बार फिर एनडीए के पास रह सकती है। सीतामढ़ी को लेकर एक बात महत्वपूर्ण है कि अभी नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेशन ठाकुर, उनको यह सीट लड़ने के लिए कहा है नीतीश कुमार ने। और उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने मुझे सीतामढ़ी सीट से लड़ने के लिए कहा है, मैं सीतामढ़ी से चुनाव लड़ूंगा। तो बीजेपी के साथ वापसी के बाद ये ऐलान किया है या पहले ही ऐलान कर दिया था? नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके थे कि विधान परिषद के जो अध्यक्ष है देवेशन ठाकुर, वो सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे और वह इस बात की घोषणा कर चुके हैं। तो ये एक सीट है जो पहले दिल्ली में जो बैठक हुई थी लल्लन सिंह को हटाने वाली, उससे पहले उस बैठक में उन्होंने ऐलान किया था। और पूर्वी चंपारण जो है उसमें बहुत राधा मोहन सिंह हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो वो मुझे लगता है सीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी की और वो आराम से वहां पे जीता। तो देखिए, ये जो 6 सीटें हैं इस पर तो एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर है। यहां से बीजेपी के अजय निषाद सांसद हैं और 19 में अजय निषाद ने सीट 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी, यानी बड़े मार्जिन से ये सीट उन्होंने जीती थी। गौर करने वाली बात यह है कि यहां से अजय निषाद को वीआईपी पार्टी ने टक्कर दी थी। तो फिलहाल ये जो 6 की 6 सीटें हैं ये तो एनडीए के खाते में गिरती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर भारत की ये 6 सीटें। अच्छा, ये उत्तर पर बिहार की सीटें और वही एनडीए के पास ही थी। 19 में जेडीयू साथ में थी, नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर ये 6 सीटें पहले भी निकाली थी और इस बार भी ये 6 की 6 सीटें जो हैं वो आ रही हैं। तो मतलब नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद भावेश
एक बार फिर से पूरा माहौल जो है 2019 जैसा बन चुका है? देखिए, नीतीश कुमार, बीजेपी और जो दो छोटी पार्टियां, तीन एक्चुअली चार जो और छोटी पार्टियां, जैसे मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एलजेपी की दो जो छोटी छोटी पार्टियां, इन सभी का वोटों का जो गणित आप देखें तो लगभग 60% के आसपास होता है, जो 2019 को यदि हम बेस मानते हुए देखें। सिर्फ यदि नीतीश कुमार और बीजेपी का यदि वोट बैंक आप देखें तो लगभग 47% के आसपास हो जाता है 2019 के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हराना, खासकर नॉर्थ बिहार और ये जो मिथिलांचल वाला बेल्ट है, और उसके बाद इधर जब हम मगध वगैरह में जाएंगे तो इधर इनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके वजह से आप देखेंगे जो 2019 में जो क्लीन स्वीप हुई थी उसी का नतीजा है कि 2024 में भी एक बार फिर एक्सपेक्टेड है कि यहां भी क्लीन स्वीप होगी। ये कॉन्टेक्स्ट हमको देना चाहिए दर्शकों को। देखें बिहार क्यों महत्वपूर्ण है, यूपी हमने कल डिस्कस किया, तो यूपी तो 80 सीट वाला सबसे बड़ा स्टेट। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, 40 में से 39। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये कैसे रिपीट करेगी, वो एनडीए में कैसे बड़ा पार्टनर जोड़ करके इस बार फिर वैसा ही वो नतीजा लाती है। अब नीतीश कुमार तो आ गए हैं, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि माहौल फिर 19 जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर 40 में 39 जैसा नतीजा लाना, क्या वो दोबारा मुमकिन होगा? अब हम जब आगे सीटों पर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन पहली 6 सीटें, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ये पहले भी एनडीए के पास थी, दोबारा भी एनडीए के पास आ गई। विजय जी, बिल्कुल, ये जो 6 सीटें वो तो मुझे लगता है कि उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, एनडीए के पास रहेगी, लेकिन 40 में से 39 सीटें फिर से आ जाए एनडीए के पास, ऐसा मुझे नहीं लगता। रिजल्ट मेरे पास है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं मैं। नहीं, आप रिजल्ट ना बताएं, मैं जो वहां पर जमीन पर जो बात हो रही है उसमें आरजेडी ने एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आई है, और तेजस्वी जिस तरह से सड़कों पर आए हैं उससे उनका जनाधार बढ़ा है। चुनाव मोदी का है, चुनाव वोट मोदी के नाम पर पड़ना है, वोट मोदी के नाम पर पड़ना है, लेकिन जेडीयू की जो सीट है वो जाहिर तौर पर कम होने वाली है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बरकरार रख ले, लेकिन जेडीयू की सीटों में आरजेडी की बड़ी सेंध होने वाली है। ये आप लोकसभा सीटों की बात, 17 प्राची सीटें लड़े थे बीजेपी और जेडीयू मिलाकर के, 17 की 17 बीजेपी ने जीती, 17 में से 16 नीतीश कुमार जीते थे, और 6 सीटें जो थी वो रामविलास पासवान की पार्टी थी, अब वो नहीं रहे, उन्होंने 6 की 6 सीटें निकाली थी। कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी, किशनगंज की सीट। आप कह रहे हैं कि जेडीयू डाउन जाएगी, जेडीयू कम होगी सीटें, और वो आरजेडी उस सीटों पर कब्जा कर सकता है, ऐसी संभावना मुझे लगती है। अगर जेडीयू कमजोर होगी, अभी तो सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है राहुल जी, क्या लगता है कि इस बार जो कॉम्बिनेशन होगा वो 17-17 से ना पूरा करके उसे ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और कम सीटें जेडीयू को ऑफर करे? इस बार छोटी पार्टियां काफी हैं, जैसे बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां काफी हैं, आपको एडजस्ट करना होगा। ऐसे में जेडीयू जो है वो साफ तौर से विजय जी जैसे बोल रहे थे वो कमजोर दिखाई देती है, और ऐसे में उसकी कम सीटें हो सकती हैं। देखिए, बीजेपी जब भी अकेले चुनाव लड़ी है बिहार में, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे जेडीयू साथ हो या ना हो, लेकिन जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलती है तो दोनों की ताकत बढ़ जाती है, तो एनडीए की ताकत इनफैक्ट बढ़ जाती है। इस बार पर यह भी देखिए कि आरजेडी जो है वो धीरे धीरे बिहार में रिवाइव हुआ है, और उसके रिवाइवल के कारण देखिए आरजेडी बहुत सारी सीटों पर दूसरे नंबर पर रहा है। आरजेडी का जो पुराना काडर है अभी खत्म नहीं हुआ है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि 14 में क्या रिजल्ट था बिहार का? बिहार में बहुत बुरी नीतीश कुमार की स्थिति हुई थी। नीतीश कुमार 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया था, वह एनडीए से अलग हो गए थे, और 2009 के अंदर नीतीश कुमार के 20 सांसद थे, जो 2014 में 2 सांसद हुए, तो 18 सीटों का नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 में उन्हें अगर वापस सीटें जीतना है, और जब वो बीजेपी के पास लौट कर आ गए थे 2019 के चुनाव में, तो 17 सांसद जीत पाए थे बीजेपी के कारण। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उनकी सीटें तभी बढ़ती है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ेंगे, किसी और के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले जाए, लालू के साथ चले जाए, तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और यही मजबूरी थी नीतीश कुमार की कि 2024 को चुनाव को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पास लौट कर आए हैं। अच्छा, नॉर्थ बिहार की अगली 6 सीटों पर देखिए, अब मैं जा रहा हूं, अगली 6 सीटें खोलेंगे आपके सामने हम। पहली 6 सीटें पूरी तरीके से एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अगली सीटें वैशाली, हाजीपुर, सारण, सीवान में हरी बत्ती जली, महाराजगंज और गोपालगंज, तो एक जगह पर हरा रंग आ गया, यानी ये सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। मैं पहले आपको वैशाली के बारे में बता दूं, उलट पुलट वाली सीट है। 2019 में हाई प्रोफाइल मुकाबला था, एलजेपी की वीणा देवी ने आरजेडी के हेवीवेट रघुवंश प्रसाद सिंह को, रघुवंश बाबू को जो है हराया था, और बड़े हस्ती हैं वो, 2,34,000 वोट के मार्जिन से हरा दिया था।
बिल्कुल, अगर आप हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर रामविलास पासवान के परिवार में इस सीट को लेकर काफी चर्चा रहती है। सीट एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ है वो चाचा भतीजे के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि रामविलास पासवान के भाई भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस सीट पर चिराग पासवान भी अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ये जो सीट है ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोनों चाचा भतीजा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और इसको लेकर के चिराग पासवान साफ कह चुके हैं कि हाजीपुर पर कोई समझौता नहीं किसी भी हालत में। सारण की सीट बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। यहां से 19 में ये सीट उन्होंने 1,38,000 वोट से निकाली थी। ये सीट एक बार फिर से एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को सीट मिलेगी इस बार राजीव प्रताप रूडी का टिकट कटना लगभग तय है सारण से। अच्छा, हाँ बिल्कुल लगता है कि सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव नहीं लड़ेंगे और पहले बार मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, और पार्टी के संगठन में इस तरह की चर्चा है कि वहाँ नया चेहरा आएगा और बहुत ज़्यादा वो पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नहीं है बेसिकली। तो मुझे लग रहा है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी की जगह नया चेहरा सारण से। हाजीपुर में बताइए किसको मिलेगी सीट, चाचा भतीजा किसको? देखिए अब हाजीपुर को लेकर अब जम्मू के जो सांसद है अभी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वो दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जमुई से मैं चुनाव लड़ूंगा और हाजीपुर से रामविलास पासवान की पत्नी मतलब उनकी मदर चुनाव लड़ेगी, जबकि चाचा का कहना है कि मैं वहां से सांसद हूं और पार्टी का अध्यक्ष भी मैं हूं, अभी पार्टी उनके पास चली गई है, तो वहां दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर दोनों अलग लड़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा पासवान वोट्स का जो 6-6.5% के करीब है। तो मुझे लग रहा है समझौता होगा, आखिर में भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच समझौता कराएगी। लेकिन यह तय है कि एलजेपी को जो 2019 में 6 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें नहीं मिलेगी, 4 सीटें मिलेगी। मुझे लग रहा है 4 सीटें मिलेगी, 2 सीटें उनको कम मिलने वाली है। ये जो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल में, सीवान की सीट है। सीवान मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन, बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे शहाबुद्दीन, लेकिन दबदबा उनका जो पहले जो रहा था वो अपने आप में ऐसा था जिसको लेकर के लोगों में चर्चा होती है, कहानियां किस्से जिस आदमी के सुनाए जाते हैं, वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये सीट इसका मतलब इंडिया गठबंधन छीन रही है एनडीए से, क्योंकि 19 में ये एनडीए के पास थी ये सीट। प्राची, तो एक सीट पर देखिए यहां पर आपको हरी बत्ती जलती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहां पर आरजेडी के पास ये सीट जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया था, उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सिवान ऐसी सीट होगी जो इंडिया गठबंधन के खाते में, आरजेडी के खाते में जा सकती है। अगली सीट महाराजगंज की अगर बात करेंगे, एक बार जरा अगर सिवान पर हम लोग और बात कर लें, फिर भावेश को लाना चाहते हैं। क्या बदल रहा है सिवान में ऐसा? 19 में बीजेपी ने निकाल ली सीट, आपके सर्वे में ये दी गई आरजेडी को। देखिए सिवान में आप देखेंगे वहां पे जो माइनॉरिटी वोट का जो कंसोलिडेशन है बहुत ही एक्टिवली हो रहा है। उसके बाद जो शहाबुद्दीन की जो वाइफ है वो भी बहुत ज्यादा पिछले दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरी तरफ देखेंगे जो जेडीयू का जो कैंडिडेट है वहां पे वो उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह अभी हम लोग बात करते थे तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव है, तो उनका उन चुनिंदा सीटों पे बहुत ही ज्यादा फोकस है जो वो पहले से जीतते आ रहे। जैसा कि आपको पता है शहाबुद्दीन पहले से वहां पे बहुत 2-3 बार वहां पे चुनाव जीते हुए, तो उनके लिए वो एक सीट ऐसा माना जाए जो वो जीत सकते हैं बहुत, यदि वेव इलेक्शन हो तब भी। तो इसीलिए वहां पे एक देखा जाए बहुत टाइट फाइट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत टाइट फाइट है वहां भी। लेकिन सिवान सीट ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस बार आरजेडी के कोटे में जाएगी, यानी मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट होगा। विजय जी, माइनॉरिटी कंसोलिडेशन जो है ना वो इस सीट के लिए ये बड़ा फोकस बात है कि वहाँ पर सिवान में माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन है। और वहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई जगह रिवर्स पोलराइजेशन कर लेती है माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट पे, वो बिहार की सिवान सीट पे होना मुमकिन नहीं लगता है। तो ये सीट एक सीट ऐसी है जो एनडीए से छिटक कर उधर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती। मैं एक चीज और जो दूं, जैसे विजय जी कहे थे माइनॉरिटी कंसोलिडेशन के अलावा ये भी जरूरी है। माइनॉरिटी कंसोलिडेशन होता है, लेकिन आपको ये भी देखना कि जो जेडीयू की तरफ से जो कैंडिडेट है या अभी जो एमपी होंगे वहां पे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल है। आपको देखा अभी बहुत ज्यादा सहज नहीं है एनडीए में पूरी जेडीयू और वो सब चीजें अभी है नहीं। अभी 1 महीने पहले आए हैं, तो अभी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग बीजेपी के लोग भी उनको एक्सेप्ट करें, उस तरह जिताने की कोशिश करें। हो सकता है आने वाले दिन में कुछ माहौल बदल जाए, पर
बहुत ज्यादा चांसेस उसके बहुत कम है कि वो सीट को रिटेन कर पाए एनडीए पर। देखिए, हमने जो अब तक 12 सीटें खोल दी हैं आपके लिए सर्वे में, उसमें से 11 एनडीए के पास जाती दिख रही है और एक सीट अभी सिवान की हमारे सामने आई है जो इंडिया गठबंधन और बहुत मोस्ट प्रोबेबली आरजेडी को सीट मिलेगी, आरजेडी इस सीट को निकाल सकती है। तो अभी भी आप एक तरफा आप देख रहे हैं कि नतीजे ओपिनियन पोल के दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में, लेकिन जो टारगेट था पिछली बार वाला 39 का, उसको छूना जो है वो अभी भी देखना होगा ये बीजेपी कर पाती है कि नहीं कर पाती। बिल्कुल, अगली 2 सीटें महाराजगंज और गोपालगंज, यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है, एनडीए के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। महाराजगंज की बात करें तो बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ये सीट 2.25 लाख वोटों से जीती थी। वहीं गोपालगंज की अगर आप बात करेंगे तो लालू का परिवार इस सीट पर अपना दावा करता है, लेकिन ये सीट अब सुरक्षित सीट हो गई है। 19 में जेडीयू के आलोक सुमन ने इस सीट आरजेडी के सुरेंद्र राम को 2,80,000 वोट से हराकर जीती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल जितनी भी सीटें हमने आपके सामने खोली हैं, 12 सीटें हमने आपके सामने खोल दी हैं, यहां फिलहाल आपको भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा होगा और सिर्फ एक जो हरी बत्ती है वो सीवान पर जल रही है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा और आरजेडी एक बार फिर से इस सीट को जीत सकती है। मैं सारण सीट के बारे में आपको बोलना चाहूंगा कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं उन्होंने 1996 से इस सीट को बड़े मतलब मुश्किल से और बहुत मेहनत से बनाया है और उसमें लालू की फैमिली के कई लोगों को वहाँ पर उन्होंने हराया है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह का कोई भी जो है वो खतरा लेगी राजीव प्रताप रूडी को वहाँ से चेंज करने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा है लगातार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ बिहार के बाद अब रुख करते हैं मिथिलांचल का, जहां विधानसभा की लोकसभा की 9 सीटें हैं, इनमें से 5 सीटों से हम शुरुआत करेंगे। ये 5 सीटें हैं दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर और सुपौल। दरभंगा, प्राची। देखिए, दरभंगा की बात कर लेते हैं। मिथिलांचल की सीट, ये आप कह सकते हैं मिथिलांचल की प्रतिनिधि सीट है, बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बीजेपी के गोपाल ठाकुर यहां से सांसद हैं। 14 में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद यहां से जीते थे, लेकिन 19 में गोपाल ठाकुर यहां से सांसद बने थे और एक बार फिर से यहां एनडीए अपना जीत का परचम लहरा सकता है, अगर आप दरभंगा की बात करेंगे। वहीं अगर आप मधुबनी की बात करेंगे तो मधुबनी में भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। ये सीट भी एनडीए के खाते में ही जाएगी। बीजेपी की सीट है, 19 में बीजेपी के अशोक यादव ने इस सीट 4.5 लाख के मार्जिन से जीती थी। 14 में इस सीट से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण ने आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था और एक बार फिर ये जो सीट है मधुबनी की एनडीए के साथ जा सकती है। आप झंझारपुर की बात करेंगे तो ये भी एनडीए के साथ जा सकती है। यहां से जेडीयू का सांसद है रामप्रीत मंडल ने आरजेडी को 3,22,000 वोटों से हराया था, यानी इतने बड़े मार्जिन से हराया था। उजियारपुर की अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से जीतते हैं और 19 में उन्होंने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को यहां से हराया था। अब वो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, यानी कि एनडीए और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो ये सीट बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मजबूत है। वहीं अगर आप सुपौल की बात करेंगे तो जेडीयू के दिलेश्वर कामेत यहां से सांसद हैं। वो कांग्रेस की रंजिता रंजन को हराकर लोकसभा पहुंचे थे और एक बार फिर यहां से कांग्रेस की रंजिता रंजन ही टिकट की दावेदार भी मानी जा रही हैं। 17 सीटों का सर्वे, 16 एक स्कोर है विजय जी अभी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुपौल सीट पर भी रंजीता रंजन भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और वो एमपी के तौर पर भी अच्छा काम करती रही हैं। पप्पू यादव जो हैं उनकी पार्टनर भी रही हैं और मेरे ख्याल से वो मजबूत उम्मीदवार है। वहाँ आरजेडी कांग्रेस किस तरह से उस सीट को करते, क्योंकि अभी वो राज्यसभा में अरे इसमें कहीं भी अभी नीतीश कुमार का ये उलट पलट और पलटू राम वाला वो वाला मामला, वो सेंटिमेंट आरजेडी जितना दिखाना चाहती है बिहार में, उसका कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सौरभ, इसको एक बात समझिए कि नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी लेकर आई यहाँ पर वापस एनडीए में। उसकी वजह यह है कि जो नीतीश कुमार की सीटें थी, यदि वो आरजेडी के साथ रहते तो एक बड़ा नुकसान एनडीए को होता। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू प्लस आरजेडी यदि वो हो जाता तो ये जो 39 का फिगर था वो किसी भी तरह से मैच नहीं करता। अब जेडीयू का वापस आरजेडी से इधर एनडीए में आ जाने से ये फायदा होगा कि वो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के एनडीए में आने का नुकसान खुद जेडीयू को उठाना पड़ेगा। मैं फिर इस पर जोर दे रहा हूँ कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू की ये लड़ाई मजबूत होगी और उसमें जो है आरजेडी भारी पड़ेगी इस चुनाव में।
मुझे लगता है नीतीश कुमार का जो मूल वोटर है, जो महादलित है और कोयरी कुर्मी वोटर जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, 15 से 17% का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा लेती, लेकिन एनडीए को नुकसान होता। वह सीटें आरजेडी की सीटें उसमें कुछ बढ़ जाती, नीतीश को भी नुकसान होता। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये थी कि एनडीए की सीटें बढ़ाना है, जो टारगेट है 400 सीटें अचीव करने का, और आरजेडी को मजबूत नहीं होने देना है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर आई है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जो सीटें 2019 में थी, वह भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के भी जीत जाती, लेकिन नीतीश कुमार का जो 60% का कोयरी और कुर्मी वोटर बैंक है और जो महादलित का 7% का वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो लोकसभा में एनडीए के साथ जुड़ा रहे। और नीतीश भी इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक के साथ वह लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार चाहिए, और यही मजबूरी नीतीश कुमार को लेकर आई है। दरभंगा में अगर मैं बोलूंगा तो देखिए, वहां पे पहले कीर्ति आजाद जब तक बीजेपी में थे 3 बार वहां पे सांसद रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे से ये सीट को बनाया था। और वैसे भी विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है, तो ये सीट आसान नहीं होने वाली है बीजेपी की। चलिए, अच्छा, अब मिथिलांचल की अगली 4 सीटें वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं ये, मधेपुरा, बेगूसराय। इसमें भी देखिए एक और हरी बत्ती खगड़िया में, यानी एक सीट और इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी एनडीए से छीनता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। स्कोर इंडिया अलायंस का 2 पहुंच चुका है, तो चलिए कम से कम 2019 के स्कोर से ऊपर तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष का ग्राफ, कम से कम बिहार के अंदर, लेकिन गैप बहुत है, अभी भी एक तरफा ये मामला। मधेपुरा सीट को भी देखना पड़ेगा कि मधेपुरा सीट जो है इतनी आसान सीट नहीं होगी एनडीए के लिए। ये एलजेपी के पास सीट है। खगड़िया जो है महबूब अली कौसर वहां से सांसद है, एलजेपी के पासवान की पार्टी के सांसद है। मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ पर मुसलमान बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मुझे लग रहा है ये मुस्लिम वोट बैंक इस बार जो रामविलास पासवान के साथ वोटिंग किया था वो इस बार आरजेडी के पास जा रहा है, तो आरजेडी ये सीट जीत सकती है, और पिछली बार भी आरजेडी ने यहाँ पर अच्छी फाइट दी थी। अच्छा, मधेपुरा सीट की अगर आप बात करें तो ये सीट लालू यादव के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ पर यादव जाति का ही कैंडिडेट जीतता आया है, पप्पू यादव भी यहाँ से सांसद है, तो ये इतनी आसान होगी क्या एनडीए के लिए जीतना? विजय जी, बिल्कुल नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के लिए ये सीट जो है मधेपुरा मुश्किल सीट होगी जीतना। अगर आप यदि कह रहे हैं, भावेश कह रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा उसको इक्वेशन को, लेकिन लालू यादव और पूरा का पूरा जो आरजेडी वाला यादव वोट बैंक भी है वो सारा सांसद रहे यहाँ से। हाँ, शरद यादव वहाँ पर रहे हैं, पप्पू यादव भी वहाँ से रहे हैं जी। यादव बड़ा। चलिए, तो हमने 21 सीटें आपको दिखाई हैं इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में से। 21 में से 19 भारतीय जनता पार्टी और 2 पर इंडिया गठबंधन फिलहाल जीतता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन मामला अभी भी एक तरफा चल रहा है। इसमें 2 सीटें और जोड़ सकते हैं, इसमें 2 सीटें और जोड़ सकते हैं सौरभ आप इंडिया गठबंधन के लिए, मधेपुरा और खगड़िया। आपको लग रहा है जाएंगे? तो हमने दिया, खगड़िया तो दिया, तो है, ठीक है, आप कह रहे मधेपुरा भी जाएगा उधर। सकते। सीएनएक्स का बिहार का ओपिनियन पोल, और अभी तक 21 सीटें हमने आपके सामने रखी हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में, जिनमें से 19 पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू के नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी के साथ आने का असर साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने अपना स्कोर पिछली बार 19 में से 1 का जो स्कोर था उसका 2019 के चुनाव में, उससे बढ़ाकर 2 फिलहाल कर लिया है। इन 21 सीटों में से 19 एनडीए और 2 इंडिया गठबंधन के पास जाती दिखाई दे रही है। सिवान और खगड़िया, मतलब ये 2 सीट वो इस चुनाव में हमको ऐसा लगता है कि एनडीए से छीनने में कामयाब होगी। लेकिन इसके बाद आइए अब हम बढ़ते हैं सीमांचल की ओर। सीमांचल, जहां की 7 लोकसभा सीटें हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कांग्रेस पार्टी की भी इकलौती सीट किशनगंज यहीं से आती है। यहां पर क्या होने जा रहा है इस बार? बिल्कुल, देखिए, चूंकि आपने मुस्लिम बाहुल्य इलाके की बात कर दी, तो आप देखिए जैसे ही कलर खुलने शुरू हुए, 2 ऐसी सीटें जहां पर आपको ग्रीन कलर नजर आ जाएगा, किशनगंज और बांका। यानी कि यहां पर ये 2 सीट ऐसी हैं, किशनगंज पर कांग्रेस जीती थी, एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास गई थी पिछले चुनावों में। इस बार भी ये सीट उसके खाते में जा सकती है। जबकि बांका की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। देखिए, जेडीयू के गिरधारी यादव सिटिंग एमपी हैं। 2019 में उन्होंने आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को 2 लाख वोटों से हराया था, और इस बार जयप्रकाश नारायण यादव की जीत की संभावना बहुत मजबूत जो है वो जरूर मानी जा रही है। आज ही तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर बांका पहुंचे थे, जहां उनका जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मतलब देखिए, इतनी सीटों में 28 सीटों का पोल आपके सामने है, उसमें से
24 पर एनडीए जीत लीड करता दिखता है हमें और 4 पर इंडिया गठबंधन अपना स्कोर 2019 के चुनाव से बढ़ा रहा है। सिवान के अलावा खगड़िया और उसके बाद किशनगंज और बांका। किशनगंज एक पहले से कांग्रेस पार्टी के पास ये सीट थी और इस बार एक बार फिर लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस इस सीट को रिटेन कर सकती है। किशनगंज के बारे में हमको थोड़ी और बात करनी चाहिए। एनडीए यहां से हारा जरूर था पिछली बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद से, उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था, लेकिन मार्जिन 35,000 वोट का था। लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा मार्जिन इसको नहीं माना जाता है। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस किशनगंज की सीट निकाल रही है। और बीजेपी की बात करें तो ये सिर्फ एक बार बीजेपी के पास आई थी 1999 में, जब शाहनवाज हुसैन वो जीते थे यहां से और उसका रिवॉर्ड भी उनको मिला, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन एक बार फिर ये सीट जो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बांका के बारे में प्राची ने आपको बता ही दिया। और जी, तो मतलब इंडिया गठबंधन 4 पर और 24 पर एनडीए। हम चाहेंगे थोड़ा और समझाएं इसको हमारे लिए भावेश। भावेश, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। किशनगंज और अररिया के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक और फैक्टर किशनगंज और अररिया में AIMIM होगा, तो वो 70% मुस्लिम वोट, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान मुस्लिम की इकलौती सीट है जहां पर इतना मुस्लिम। और अररिया में पिछले चुनावों में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि 20,000 नोटा वोट पड़े थे, तो वो भी इंटरेस्टिंग अररिया को लेकर है। तो हाँ, ये दोनों ही सीटें ऐसी है जो कि मुश्किल सीटें हैं बीजेपी के लिए, और देखना होगा यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो इसे बीजेपी को आपने दिया, लेकिन किस तरह से अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये सीटें ऐसी हैं जो अररिया में आपको ताज्जुब क्यों है? 2 लाख वोट से जीता थी सर। देखिए, मैं ये फिर भी मानता हूँ वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट था सामने। इस बार जो देखिए, इस बार जो है, जो जेडीयू जैसे आप बोलते हैं कि जेडीयू जो है वो इतना मजबूत है नहीं। अररिया में वैसे तो बीजेपी जीती थी, और बीजेपी इसलिए जीती थी कि वहां पर जो AIMIM की जो है सीटें, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट जो है काटा था। तो मुझे लगता है कि इस बार क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन सीट अगर आपको मुश्किल सीट लगती है, मुश्किल सीट लगती है। लेकिन इसमें किशनगंज और अररिया दोनों जगह MIM का जो वोटर है, RJD और इसका मुस्लिम वोट जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वो MIM को मौका देकर वहां का जो वोटर है वो बीजेपी के लिए ये सीट। लेकिन मैं आपको खड़े यहाँ पर करते हैं उम्मीदवार। हाँ, विधानसभा में भी यही खड़े करते हैं। विधानसभा अलग है, लेकिन विधानसभा में 4 सीटें वहां पे AIMIM के पास हैं। लेकिन वो कहां चली गई? वहां पे चली कहां गई? 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है और 2 सीटें अगर यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो क्या AIMIM जो फैक्टर है वो बीजेपी को मदद करेगा? सर, मार्जिन 2 लाख नहीं होगा ना, लेकिन अगर सीट फंसी होगी तो, चाहे ओवैसी हो भी, मेरा केवल कहना है। बांका सीट जो है, दिग्विजय सिंह एक बार जमाने में MP रहा करते थे, जेडीयू के जो MP हैं वो बांका से वहां से रहे हैं, तो जेडीयू की सीट रही थी वो किसी। अमित शाह जब नीतीश कुमार, जब लालू के साथ सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी, तो अमित शाह जब पहली बार बिहार गए थे तो वो सीमांचल इलाके में गए थे, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये एरिया घुसपैठियों का एरिया है, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है बांग्लादेश से लगती है और नेपाल बॉर्डर से लगती है। उन्होंने कहा था सारे घुसपैठी यहाँ पर मुसलमान जो आए हुए हैं वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठी आके रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम इनको सबको यहाँ से भगाने वाले हैं। इस एरिया के अंदर हम सारे घुसपैठियों को साफ करेंगे। तो ये एरिया बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ सारे मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, और इसी कारण यह एरिया मुस्लिम डोमिनेट होने के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक नज़र में इस सीट को लेकर, देखिए, भागलपुर और बांका में सीधी टक्कर होगी RJD और JDU के बीच। RJD बिल्कुल सीधी टक्कर होगी। और भागलपुर में खास तौर से मेरे को जहां तक पता है कि वहां पर यादव मुस्लिम समीकरण होने के बावजूद RJD सिर्फ शायद एक बार जीती है। हम लोग बहुत बात करते हैं रिवर्स पोलराइजेशन की, मतलब अगर मुस्लिम वोट कहीं पर बहुत ज्यादा है और वो एक मुश्त जाता है किसी एक पार्टी को, तो उसके खिलाफ भी लामबंदी होती है, हिंदू वोट की लामबंदी होती है, मेजोरिटी वोट की। वो कैसे काम करता है इसका एक उदाहरण देखिए। हमने किशनगंज की बात की तो 99 में ये सीट निकाली ना शाहनवाज हुसैन ने, वहां पर इसका मतलब पोलराइजेशन की वजह से वोट भी मिला होगा। लेकिन कटिहार मुझे लगता है इस रिवर्स पोलराइजेशन का कटिहार बेटर क्योंकि यहाँ पर टक्कर वाली बात है हिंदू और मुस्लिम वोट को लेकर। और ये सीट अगर आप कटिहार की बात करें, तारिक अनवर की होने के साथ हो भी, तारिक अनवर मुस्लिम कैंडिडेट सामने, बड़े नेता, तब भी दुलाल चंद गोस्वामी ने 2019 में 60,000 वोट से ये सीट निकाल ली थी। एक और तरीके से सौरभ, अभी जब गवर्नमेंट ने कहा है कि CA को नोटिफाई कर देंगे इस बार चुनावों से पहले हो जाएगा, तो उसका असर भी सीमांचल की सीटों पर दिखाई देगा आपको। अरे भागलपुर की सीट जहां तक सवाल है, भागलपुर यहां पर एक बार फिर एनडीए के पास है, यहां बड़े बड़े लोग यहां से चुनाव लड़ते आए हैं। भगवत आजाद जो हैं
वो इस सीट से चुनाव लड़ते थे। जी हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। और कीर्ति आजाद के पिताजी सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन भी यहाँ से लड़े हैं। 3.25 लाख का मार्जिन यहाँ पर था। एक बार फिर भागलपुर जो है ये बीजेपी एनडीए का मजबूत किला जो है भागलपुर में दंगे जो है सबको याद रहे, सबको याद है इतिहास। अच्छा, ये जमुई की बात कर ले। चिराग पासवान जहां से फिलहाल सांसद हैं, ये चिराग पासवान की सीट है और 3 लाख का मार्जिन था इनका। और उपेंद्र कुशवाहा को हराया था इन्होंने, और आरएलएसपी की जो है, और वो आरएलएसपी अब फिर एनडीए में आ गई है। तो यहाँ तो फ्रेंडली फाइट जैसा मामला हो जाएगा अगर नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही जो है अगर बीजेपी में, तो मार्जिन यहाँ बढ़ने वाला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी कौन सी सीट दे रही है अभी ये भी तय होना है। कम से कम एक सीट तो उनको मिलेगी। बेसिकली पासवान वोटर बहुत ज्यादा है। हालांकि ये जमुई उन्हीं के पास आएगी, चिराग पासवान के पास ही आएगी। तो ठीक है, देखिए स्कोर अभी जो आपके सामने 24 और 4 का है, यानी पिछली बार से तो नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जो सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी वो सीटें बीजेपी निकाल रही है। अब आइए मगध भोजपुर की 12 सीटों की बात करते हैं। सबसे पहले 6 सीटें आपके सामने रखते हैं। मुंगेर, नवादा, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और जहानाबाद। हरी बत्ती प्राची, और देखिए यहाँ पर एक और हरी बत्ती जल रही है, यानी कि नवादा में हरी बत्ती जल रही है। ये बेगूसराय जाने से पहले गिरिराज सिंह नवादा के ही सांसद थे। 2019 में सीट एलजेपी को दी गई है और यहां से चंदन सिंह 1.5 लाख वोटों से जीते थे। अभी ये चर्चा है कि ये सीट बीजेपी अपने पास रख सकती है, लेकिन मुश्किल है नवादा में। यहाँ इंडिया गठबंधन की मजबूती नजर आ रही है। हालांकि अगर आप मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर भूमिहार डोमिनेंस वाली सीट है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह यहां से सांसद हैं। लल्लन सिंह फिर यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फैसला उनको लेकर नीतीश कुमार को ही लेना है। बाकी एक चीज इस पर केवल मुंगेर में हम जोड़ दें, आपने कहा ये फैसला नीतीश कुमार को लेना है। इस बार मुझे लगता है लल्लन सिंह की उम्मीदवारी में बीजेपी भी कुछ कहना चाहेगी। लल्लन सिंह जो कुछ कहते आए हैं बीजेपी के लिए और बिल्कुल टॉप लीडरशिप के लिए बीजेपी की, उसके बाद अगर उनको दोबारा टिकट मिलता है, मुझे लगता है एक सिग्नल ये हो सकता है कि मुंगेर सीट भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार दे दे गठबंधन के अंदर, तो लल्लन सिंह के बहुत मुश्किल होगा फिर वहां से चुनाव लड़ना। आप ध्यान रखिए, जब नीतीश कुमार आए हैं और जब ये जेडीयू की टूट की बात हो रही थी तो ये चर्चा हुई थी कि लल्लन सिंह आरजेडी के साथ जो है अपने करीबी बढ़ा रहे हैं, उसी वजह से उनको वहां से हटाने की। लेकिन लल्लन सिंह करेंगे क्या? उन्होंने तो ये कहा था ना कि मैं पार्टी की अध्यक्षता छोड़ी इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अब वो किस सीट से लड़ते हैं, इसी सीट पर लड़ते हैं। भावेश का ऑडियो हमारे पास ठीक नहीं था। अगर भावेश अभी नहीं जोड़ पाया हमारे साथ तो अच्छा ठीक है भावेश जी। भावेश, आपका सर्वे बता रहा है अभी 33 सीटों का सर्वे, 34 सीटों का सर्वे आ चुका है। 29 एनडीए, 5 इंडिया। बिल्कुल, देखिए आप पूरे बिहार में यदि आप ठीक से इसको एनालिसिस करेंगे तो देखें जो बीजेपी के पास जो 17 सीटें थी वो बीजेपी फिर से एक बार रिटेन करती हुई जा रही। जो भी बीजेपी के जो एनडीए को जो नुकसान होता दिख रहा है वो एलजेपी की कोटे से और जेडीयू के कोटे से आपको होता हुआ नुकसान देगा, जिसमें एलजेपी के कोटे से नवादा और खगड़िया इसलिए नुकसान होता जाए क्योंकि एलजेपी ने जो जिक्र भी कर दिया इसका भावेश ने। बाकी की 6 सीटें भी खोल दीजिए, हमारे पास पूरे बिहार का ओपिनियन पोल आ जाएगा। फिर भावेश अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं खोल रहा हूं बाकी सीटें भी। बिल्कुल, मगध भोजपुर की 6 सीटें भी रख देते हैं। बात गया की करेंगे तो गया जेडीयू के विजय मांझी ने हम पार्टी के जीतनराम मांझी को यहां पर हराया था और अब मांझी एनडीए में है। ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी। गया कम से कम सेफ नजर आ रही है। औरंगाबाद पर भी एनडीए जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। 3 बार से सुशील कुमार यहां से सांसद हैं। 2019 में सुशील सिंह जेडीयू के टिकट पर जीते थे और 14 और 19 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। तो ये बिहार का ओपिनियन पोल, पूरा स्कोर आपके सामने। 35 एनडीए, 5 इंडिया। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल है। 35 सीटें इस बार एनडीए निकाल सकता है, तो 4 सीट कम 2019 के हिसाब से हमें लगता है कि एनडीए को मिलेंगी। 4 सीटों का नुकसान हो सकता है 19 की तुलना में। 39 से घटकर एनडीए की टैली 35 पर आ सकती है। इंडिया गठबंधन 1 से बढ़कर 5 पर पहुंच सकता है और इसमें 1 कांग्रेस की और 4 आरजेडी की सीटें हैं। लेकिन ओवरऑल जैसा जैसा लग रहा था कि शायद बहुत नुकसान यहां पर बीजेपी को हो सकता है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मानते हुए कि इस बार बीजेपी उन 17 ही सीटें लड़ेगी जैसी उसने पिछली बार लड़ी थी जेडीयू के साथ और एलजेपी के साथ मिलकर। बीजेपी 17 की 17 स्कोर कर सकती है। जेडीयू 3 सीटों का नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। एलजेडी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर बंटवारा 2019 जैसा ही होता है। आरजेडी जो 0 पर बढ़कर 4 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी वही 1 सीट किशनगंज की, वही इस बार भी जीत पाएगी।